पहली खबर का रुख करते हैं। चुनावी दंगल में बेटे ने पिता को चित कर दिया। समाजवादी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अब बेटे अखिलेश यादव को मिल गया है। चुनाव आयोग ने ये फैसला दिया है। आयोग ने संख्या के आधार पर यह फैसला किया है। मुलायम और अखिलेश ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो चुनाव आयोग के फैसले को मानेंगे और उसके खिलाफ अदालत नहीं जाएंगे। इस फैसले के बाद अखिलेश समर्थकों में उत्साह देखा गया और लोगों ने पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न मनाना शुरू कर दिया। कुश्ती में माहिर मुलायम सिंह यादव अपने बेटे के दांव का काट नहीं ढूंढ पाए और चित हो गए। समाजवादी पार्टी के दोनों धड़ों में चुनाव चिन्ह को लेकर झगड़ा चल रहा था और शुक्रवार को चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आयोग के इस फैसले से अखिलेश समर्थकों में उत्साह है। राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। इस सब अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला जो गुट था उसका समर्थन कर रहे थे और दूसरे लोग बिल्कुल अल्पमत में थे। पार्टी में स्प्लिट जरूर हुई लेकिन पार्टी एक तरफ थी और इसलिए मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आयोग ने संख्या के आधार पर यह फैसला किया है। 13 जनवरी को चुनाव आयोग में इस मामले में 4 घंटे सुनवाई चली थी। सपा के दोनों गुटों ने आयोग के सामने अपना अपना पक्ष रखा था। उधर दिन में भी इसके कुछ संकेत मिलने लगे थे। लखनऊ में पार्टी के मुख्यालय में नया नेम प्लेट लग गया और इसमें मुलायम सिंह के नाम पर रंग रोगन कर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का नया प्लेट लगा दिया गया। यानी अब पार्टी अखिलेश यादव के हिसाब से चलेगी और गठबंधन होना भी तय है। कांग्रेस से गठबंधन होगा, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच विवाद अक्टूबर में शुरू हुआ था, लेकिन चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई 1 जनवरी के बाद शुरू हुई। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चुटकुला काफी वायरल हो रहा था कि बेटे ने जब जब साइकिल मांगी पिता को तब साइकिल देनी पड़ी है और आज ये बात सही साबित हो गई। पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई तो अखिलेश जीत गए हैं, लेकिन अभी चुनावी चुनौती बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो साइकिल तो अब अखिलेश के नाम होगी और चुनाव आयोग ने पार्टी पर और साइकिल चुनाव चिन्ह पर अखिलेश यादव गुट के दावे का समर्थन किया है। हम आपको बता दें कि कल चुनाव आयोग का फैसला आया और उसमें साइकिल जो है वो अखिलेश यादव के खेमे में चल गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुलायम सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा। क्या वो कोर्ट का रुख करेंगे या फिर वो चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव के खिलाफ, जो कि एक सबसे ज्यादा संभावित कदम उनका हो सकता है। हालांकि राष्ट्रीय या फिर ये भी हो सकता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद को मानते हुए संरक्षक की भूमिका में नजर आए। हालांकि मुलायम उस विकल्प को शायद ही चुने, क्योंकि इससे उनके राजनीतिक संन्यास की जो भूमिका है वो तैयार होगी और वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि राजनीति से संन्यास लिया जाए। और जिस विकल्प की सबसे ज्यादा संभावना नजर आ रही है वो ये है कि मुलायम अपने बेटे के खिलाफ चुनाव में जाएं, यानी कि अखिलेश यादव के साथ चुनाव में जाएं और अलग चुनाव लड़कर जनमत को अपने पक्ष में दिखाएं। और इस स्थिति में अगर अखिलेश गुट से ज्यादा वोट और सीटें ले आए तो उन्हें ही असली समाजवादी पार्टी माना जा सकता है और ऐसा होने की संभावना हालांकि बहुत कम है। तो पलड़ा अभी भी अखिलेश यादव का ही भारी है। कांग्रेस से गठबंधन पर अब बात भी हो सकती है, क्योंकि आज कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है और इन सब चीजों का फैसला जो है वो अखिलेश यादव अब करेंगे, जैसा कि राम गोपाल यादव ने कहा। तो उम्मीद है कि आज कांग्रेस से गठबंधन होगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब अगला कदम मुलायम सिंह यादव का क्या होगा, क्योंकि उनके पास अभी भी कुछ विकल्प हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। खुर्रम, एक सवाल इन सबके बीच ये उठता है कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव अगला स्टेप क्या लेंगे, क्या विकल्प है उनके पास? देखिए, मुलायम सिंह यादव के पास अब विकल्प बहुत कम बचे हैं। एक विकल्प ये बचा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि चुनाव आयोग अपना जजमेंट दे चुका है। उसने इंटरिंग जजमेंट नहीं, उसने फाइनल जजमेंट दिया है। तो उनके पास एकमात्र विकल्प बचा है कि सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है, नोटिफिकेशन का पहला दिन है, जो 7 चरणों में चुनाव होना उत्तर प्रदेश में, तो उम्मीद बेहद कम है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पिटीशन को एंटरटेन भी करेगा। जो इलेक्शन पिटीशन वो फाइल कर सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट करते भी हैं तो वो एंटरटेन नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि अब उन पर दबाव इस बात का है कि जब आयोग ने इस बात का फैसला दे दिया है कि सिंबल अखिलेश के पास है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और वो संरक्षक हैं अब पार्टी के और नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बेहतर ये होगा कि वो इस फैसले के साथ जाएं
और इस बात पर ध्यान दें कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनकी पार्टी कितनी बेहतर परफॉर्म कर सकती है 2017 के चुनाव में। तो अब उनके पर प्रेशर ये है साफ तौर पर मुलायम सिंह यादव के ऊपर, जो कि तमाम जो विशेषज्ञ उनका कहना है कि अब अगर मुलायम सिंह यादव अब आगे कुछ करेंगे तो फायदा सीधे सीधे अखिलेश यादव को मिलेगा। और ये कहा जाएगा कि जब बेटे ने आयोग से चुनाव लड़ ली तो फिर बाप आखिर वजह क्या है, बाप क्यों पीछे पड़ा अपने बेटे के, अब ये कहा जाएगा। तो आपको इस बात को अब आप समझ सकते हैं कि अब मुलायम सिंह यादव पर जो एक विकल्प बचा है वो खास बड़ा विकल्प नहीं है। अब उन्हें इंतजार करना इस बात का होगा कि नतीजा क्या आता है। अगर नतीजा अखिलेश के खिलाफ जाता है तब वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि अगर मुलायम उनके साथ खड़े होते तो ये फैसला ऐसा नहीं होता। लेकिन ये बहुत आगे की बात है, भविष्य की बात है। फिलहाल उनके सामने एक ही विकल्प बचा है, वो ये है कि वो अखिलेश के कंधे से कंधा मिलाकर आगे चले, जो हालात बचे हैं। बाकी वो किस तरीके से संविधान विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं या जो विशेषज्ञ होते हैं चुनाव के उस पर कैसे क्या करते हैं, ये मुलायम को तय करना है। लेकिन अब विकल्प की अगर बात किया जाए तो विकल्प एकमात्र बचा है सुप्रीम कोर्ट, जिस पर वो उस रास्ते पर चलते नहीं चलते ये मुलायम को तय करना है, लेकिन उसकी संभावना बेहद कम है। तमन्ना जी, खुर्रम एक चीज यहाँ पर पूछना चाहेंगे, अब क्योंकि बेटे के खिलाफ चुनाव में उतरना, जैसा कि आपने कहा कि एक जो सबसे प्रोमिनेंट विकल्प है वो ये है कि वो चुनाव उनके खिलाफ लड़े, उनके खिलाफ अखिलेश के यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना एक उनकी मजबूरी होगी। और चुनाव आयोग के फैसला आने से पहले जो उन्होंने अपने कार्यालय से बात कही थी अखिलेश यादव के खिलाफ कि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है, मुस्लिम्स के हित की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे में ये बोला जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के यादव और मुस्लिम वोट पाना ये उनकी रणनीति के तहत था। वो चाहते थे कि मुस्लिम वोट जो है वो उनकी तरफ आए और एक सिंपैथी वोट कि बेटे से हार गए हैं पिता, वो पाना चाहेंगे। ये पूरी रणनीति एक बना ली थी क्योंकि क्लू मिल गया था कहीं ना कहीं। देखिए तमन्ना, अगर आप इस बयान की बात करते हैं तो एक बयान और याद करना पड़ेगा। जब दिल्ली जाने से पहले मुलायम सिंह यादव ने इसी पार्टी कार्यालय में दिया था और वो कहा था कि पार्टी को टूटने नहीं देंगे, पार्टी एक रहेगी चाहे कुछ हो जाए। तो आप उस बयान को तरजीह देते हैं या इस बयान को तरजीह देते हैं? वोट बैंक पॉलिटिक्स दूसरी बात है, पार्टी को खड़ा करना एक करना दूसरी बात है, और प्राथमिकता मुलायम सिंह यादव की हमेशा पार्टी ही रही है। तो आप इस पिछले बयान को ज्यादा तरजीह दे सकती हैं। लेकिन हम कल के बयान की बात करें तो फैसला आने से पहले का वो बयान था। उन्होंने जिस तरह यादव मुस्लिम वोट बैंक की बात करी वो साफ बताता था किस तरीके से वो एक बार फिर सेंटर पॉइंट बनना चाहते हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स में विद इन द समाजवादी पार्टी। तो ये भी कहा जाता है कि वो संरक्षक का रोल अदा कर रहा था। वो चाहते हैं कि जो यादव और मुस्लिम वोट बैंक है वो कम से कम उनके साथ रहे, ताकि जो संरक्षक जो अभी बनाए गए हैं वो ऐसा बने रहे। उनको इस बात को भी साबित करना पड़ेगा मुलायम सिंह यादव को विद इन द पार्टी की पार्टी का जो वोट बैंक है, जो मास अपील है, अभी भी उनके साथ है। नहीं तो उनके सामने दिक्कत इस बात की है कि जो अडवाणी की स्थिति हो गई राष्ट्रीय राजनीति में कि वो एज अ ट्रॉफी इस्तेमाल किए जाते हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी द्वारा और पीएम मोदी द्वारा। क्या ऐसे ही कुछ हाल मुलायम सिंह यादव का होने वाला है कि वो महज एक ट्रॉफी बन के रह जाएंगे? जो मार्गदर्शक दल की बात की जाती है तो क्या समाजवादी पार्टी में भी उसकी शुरुआत हो चुकी है? ये सब बातें हैं। लेकिन अगर हम बात करें उस कल के बयान की तो साफ था कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम डीजीपी नहीं बनाना चाहते थे अखिलेश यादव, लेकिन उनके कहने पर बनाया गया। उन्होंने शादाब फातिमा का नाम नहीं लिया, लेकिन शादाब फातिमा तरफ इशारा भी किया कि एक ही मुस्लिम महिला मंत्री थी, उसको भी आपने बाहर कर दिया। शिया कम्युनिटी से आती हैं शादाब फातिमा, ये सबसे अहम एंगल है इसमें, क्योंकि जो शिया कम्युनिटी है वो इस बात को लेकर नाराज थी कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। अगर आप जो मुस्लिम कम्युनिटी की बात करिए तो शिया सुन्नी दो मेजर इश्यूज हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, दो मेजर है, तो उसमें सुन्नी तो बहुत ज्यादा है लेकिन शिया एक ही थी, शादाब फातिमा, उनको भी हटा दिया जाए। तो इस फैक्शन को इस बात की शिकायत हमेशा से रही है शिया समुदाय को विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी और पार्टी कि उनको जगह तरजीह नहीं दी जाती है। और जो मुलायम सिंह यादव ने जो उनको शादाब फातिमा को जो मंत्री बनाया था, मैसेज यही गया था कि ऐसा नहीं है, शिया कम्युनिटी को भी तरजीह दी जाती है। तो वो इशारा उधर भी था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये देखिए कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी हार कबूल कैसे करेंगे, ये उनको देखना होगा। आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी तक की हालत ये थी कि मुलायम सिंह यादव तब थे तो गठबंधन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अखिलेश के आते ही गठबंधन की जो प्रक्रिया है, जो बात कही जा रही थी, वो उसने रफ्तार पकड़ ली है। और सब कह रहे हैं किसी वक्त भी सपा कांग्रेस ऑलरेडी एक गठबंधन बना सकती है, एक बड़ा पावर सेंटर बन सकता है उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में। तो देखना यही होगा कि मुलायम सिंह यादव तो गठबंधन के फेवर में नहीं थे, लेकिन अखिलेश यादव हमेशा से कहते आते थे कि उनकी बहुमत तो आ रही है, लेकिन अगर कांग्रेस इसमें हम आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
खबर लेते हैं। चुनाव आयोग ने पार्टी पर और साइकिल चुनाव चिन्ह पर अखिलेश यादव गुट के दावे का समर्थन किया है और 42 पन्नों के आदेश में चुनाव आयोग ने कहा है कि पहली नजर में पार्टी और विधायकों का बहुमत अखिलेश यादव के साथ नजर आता है। आदेश में आयोग ने कहा है कि अखिलेश गुट की ओर से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 28 सदस्य, 15 सांसद, 205 विधायक और 56 विधान परिषद के सदस्यों के हलफनामे दाखिल किए गए। आदेश के मुताबिक मुलायम सिंह यादव गुट ने 9 जनवरी 2017 को अपना जवाब दाखिल किया। मुलायम सिंह ने अपने एक और जवाब में कहा कि मौजूदा विवाद पार्टी में बंटवारा नहीं है। आयोग ने अपने फैसले में यह भी कहा कि कई बार कहे जाने के बावजूद मुलायम सिंह गुट ने अपने समर्थन में या विरोधी गुट के समर्थकों के खिलाफ आपत्ति का कोई हलफनामा नहीं पेश किया। आयोग के सामने मुख्य मुद्दा यह था कि क्या समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हुआ है और अगर ऐसा है तो चुनाव चिन्ह के लिए असली समाजवादी पार्टी कौन सी है। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि अपनी जांच और 1972 के सादिक अली विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय किए गए बहुमत के परीक्षण के आधार पर और 1968 के चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश के तहत अखिलेश गुट की अगुवाई वाला गुट ही समाजवादी पार्टी है और साइकिल उसी का चुनाव चिन्ह है। और सपा की साइकिल पर अखिलेश यादव का कब्जा हो गया है। मुलायम सिंह यादव खाली हाथ रह गए हैं। अखिलेश की तरफ से चुनाव आयोग में पैरवी करने वाले कपिल सिब्बल ने कहा है कि पार्टी के सदस्य पूरी तरह से अखिलेश के समर्थन में हैं, इसलिए उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए था। By the 9th of January, the Akhilesh group had filed all the documents at various levels, at the level of Parliament, because a large number of members of Parliament were supporting the Akhilesh group, then the Legislative Assembly, and then of course the delegates and the Legislative Council. And there was overwhelming majority in support of the Akhilesh group. और अखिलेश यादव गुट को सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल मिलने पर उनके समर्थकों ने खुशी जताई है। सपा नेता नरेश उत्तम ने इसे सत्य की जीत के साथ ही यूपी की जनता की जीत बताया। नरेश उत्तम ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा नेता और बूथ स्तर के जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। जी के पास पहले भी साइकिल थी, आज भी है साइकिल। हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। और अखिलेश यादव गुट को सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल मिलने पर उनके समर्थक खुशी से सराबोर हैं। सपा नेता पवन पांडे ने फैजाबाद में कहा कि यूपी में पार्टी के सभी विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद सहित पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश के साथ है। पवन पांडे ने कहा कि सीएम अखिलेश यादव के चेहरे पर ही सपा चुनाव लड़ेगी। प्रतिनिधियों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी उनकी है, तो साइकिल निशान भी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का होना चाहिए। उधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने चुनाव आयोग के फैसले पर खुशी जाहिर की है। ये हम बधाई देते हैं अखिलेश जी को और हम अपील करते हैं नेताजी से, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, कि ये देश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। और चुनाव आयोग के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी में सियासी घमासान थमने के आसार हैं और अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ जल्द गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि आज किसी भी वक्त सपा, कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने भी सोमवार को इस बात के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि गठबंधन तो तय है, लेकिन इसका फैसला अखिलेश यादव करेंगे। वहीं गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के बीच काफी लंबी बातचीत भी हुई। बताया जा रहा है कि सीटों को लेकर कुछ पेच फंसा हुआ है, लेकिन उसे भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा। और एक बार फिर से रुक करते हैं। खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। खुर्रम, आज हो सकता है गठबंधन का ऐलान? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आज जो 7 चरणों का चुनाव है उत्तर प्रदेश का, आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा पहले चरण के लिए। तो जो पहला फेज है उसके लिए तो अब समय बेहद कम है। अगर आज और कल में गठबंधन नहीं होता है तो फिर गठबंधन कैसे होगा ये वही लोग बता सकते हैं और उसके होने को मतलब रह नहीं जाएगा। क्योंकि जो पहले फेज में जीतेगा वो हर फेज में स्कोर करता चला जाएगा। तो पहले फेज पर सबकी निगाहें हैं। दूसरी अहम बात कि अखिलेश हमेशा से ये कहते आए हैं कि गठबंधन होना चाहिए। वो ये हमेशा से कहते आए कि वो बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस का साथ मिल जाए तो 300+ सीट उनको मिल जाएगी। तो साफ बात है कि अखिलेश का क्या कहना है गठबंधन को लेकर के, वो स्थिति वो साफ कर चुके हैं।
उधर कांग्रेस, आप शीला दीक्षित का बयान करिए तो हमारे ही चैनल पर उनका साफ बयान था कि अखिलेश आगे आए हैं गठबंधन के लिए, और सीएम फेस की बात की जाए तो गठबंधन में भी सीएम फेस अखिलेश ही रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, सभी ये मानते हैं। हालांकि राज बब्बर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस बात को नकारते आए हैं, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। आज आप बिल्कुल उम्मीद कर सकती हैं कि आज गठबंधन का ऐलान होगा। सीटों की जो बात है वो काफी दिनों से अखिलेश यादव आला कमान के टच में थे, वो लगातार उस लिस्ट पे काम कर रहे थे जिस लिस्ट में गठबंधन की तस्वीर आप देख सकती हैं, वो लगातार उस पर काम कर रहे थे। वो भले ही अपने 5KD और 4VD के बीच में शटल कर रहे हों, लेकिन शटलिंग के बीच में उनका पूरा ध्यान गठबंधन पर था। उनको इस बात का एहसास था, कॉन्फिडेंस भी था कि आयोग की जंग वही जीतेंगे, और आखिर वो जीत भी गए। तो अब देखना यह कि आज ऐलान होता है या कल ऐलान होता है, क्योंकि आप देर कतई नहीं करेंगे। ये जो महागठबंधन बनने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में, बिहार के तर्ज पर, वो बहुत जल्दी उसको अंतिम रूप दिया जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा देर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका सीधा असर आपको चुनाव में पड़ता हुआ दिखेगा, और पहले फेज में साफ तौर पे दिखाई देगा। तो आज आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, अगर आज किसी कारण अगर कुछ सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी मामला फंसता है, कोई पेज फंसता है, तो आज शाम तक सुलझ जाएगा। हो सकता है कि आज दोपहर के बाद किसी वक्त भी आप इस बात की उम्मीद कर सकती हैं कि गठबंधन का ऐलान हो जाए। और गठबंधन का ऐलान कौन करता है, ज्वाइंट पीसी होती है, कौन कौन उस पीसी में होता है, ये सब भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसका भी मैसेज बढ़ा जाएगा। क्या अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो सामने आकर गठबंधन का ऐलान करता है, उनके साथ कौन कौन सीट पर शेयर करेगा, डायस कौन कौन शेयर करेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। जी खुर्रम, अब जैसे चुनाव चिन्ह भी अखिलेश यादव के हिस्से में गया, अब सपा का पार्टी का नाम भी अखिलेश यादव के हिस्से में, गठबंधन भी हो जाता है, फायदा कहीं ना कहीं तो अखिलेश यादव को हो रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी उसके साथ कई हैं, क्योंकि अब ना तो आपके पास ये कहने को है कि अमर सिंह का दखल है या फिर रामगोपाल यादव का टेंशन आपके पास नहीं है। तो ऐसे में जो भी चीजें आप कह रहे थे कि छवि एक साफ सुथरी होनी चाहिए पार्टी की, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब किसी तरह का बहाना कोई नहीं होगा अखिलेश यादव के पास। देखिए, आप सब कुछ उनके पास है, चाहे सिंबल हो, चाहे पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद है, प्रदेश अध्यक्ष उनकी पसंद का है, नरेश उत्तम पटेल, यानी कि ओबीसी पर भी आपकी निगाह है, लोग इसको भी बड़े करीब से देख रहे हैं। तो अब अखिलेश, अगर कल कुछ होता है तो अखिलेश इस बात को नहीं कह सकते कि हमारे सामने ये दिक्कत थी, ये फैसला नहीं ले पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। अब इस बात का नहीं है, अब वो फुल फ्लेजेड अपने इनिंग खेल सकते हैं अखिलेश यादव, जो कि 1 जनवरी से जो इनिंग उन्होंने शुरुआत की थी, उसको कल की तारीख में उसको चुनाव आयोग ने मान ली है कि वो इनिंग उनकी सही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अखिलेश के सामने है वो ये है कि चुनाव आयोग का जो फैसला आया है, उनके हिसाब से थोड़ा देर में आया है। अगर थोड़ा पहले आता तो थोड़े तेजी से काम कर सकते थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। अखिलेश यादव के सामने जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि किस तरीके से अपनी वो सरकार रिपीट करते हैं। 89 के बाद से अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी ने अपनी सरकार रिपीट नहीं की है, ये भी एक इतिहास है। तो अब ये भी देखना होगा कि 2017 के जब चुनाव नतीजे आएंगे तो क्या इतिहास बदलता है, क्या अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा दोहरा पाती है। एक बात और गौर करने वाली बात है, अखिलेश यादव ने साफ तौर पे 2 बातें कही थी। ये बात उन्होंने कही थी कि 3 महीने के बाद हम सब कुछ नेताजी को दे देंगे, आप हमको मौका दीजिए, हम तोहफे में उत्तर प्रदेश की सत्ता वापसी लेकर आएंगे और वो तोहफा देंगे अपने पिता को, अपने वालिद को। तो क्या वो तोहफा दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उनके सामने ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जिस तरीके से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से उन पर बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो सरकार को रिपीट कराएं, क्योंकि अगर वो सरकार रिपीट कराने नाकाम रहे तो माना यही जाएगा कि जल्दबाजी में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। उनको इस बात का अंदेशा था कि सरकार नहीं बन पाएगी, यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन गए। लेकिन अब देखना यही है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये जंग जीती है, तो क्या वो 2017 की भी जंग जीत पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या अपने वालिद मुलायम सिंह यादव, जिनको वो नेताजी कहते हैं, क्या तोहफे में आप सरकार एक बार फिर उनके हाथों में देंगे, वो तोहफा देंगे मुलायम सिंह यादव को, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो सीट शेयरिंग की बात है, उस पर लगातार अखिलेश काम कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि अंतिम रूप में क्या आता है, कितनी सीटों पे वो खुद लड़ते हैं और कितने सीटों पर कांग्रेस आरएलडी लड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक बात और भी है, अगर आज गठबंधन का ऐलान नहीं होता तो पहला फेज जो आरएलडी के लिए बिगेस्ट स्टेक है
वो वहीं पर काम आएगा। यानी कि अगर आरएलडी कांग्रेस को साथ लेकर चलते हैं तो आरएलडी का जो इस्तेमाल है वो फर्स्ट फेज में ही है, क्योंकि फर्स्ट फेज में ही आरएलडी का वोट बैंक है, मेजोरिटी जो वोट शेयर है वो वहां पर ही है फर्स्ट फेज में आरएलडी के पास। तो आज तय मान लीजिए कि आज नहीं तो कल आपको तय है कि ये गठबंधन देखने को मिलेगा, अंतिम रूप दिया जाएगा, उसका बाकायदा एक भव्य ऐलान भी होगा। इस बात की आप उम्मीद कर सकती हैं। तमन्ना, चलिए खुरम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यूपी में साइकिल चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अखिलेश की समाजवादी पार्टी अब नए तेवर के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। वही सत्ता की एक और दावेदार बीजेपी ने यूपी के पहले 2 चरणों के चुनावों के लिए 149 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए 64 उम्मीदवार और पंजाब की बची हुई सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। यूपी के लिए जारी लिस्ट में पहले 2 चरणों के लिए कुल 149 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। हालांकि इसमें नोएडा, साहिबाबाद और कैरीना के लिए पार्टी ने अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश और बची हुई लिस्ट जो पंजाब की थी उस पर चर्चा हुई। चर्चा के पश्चात नाम आए हैं। सभी राज्यों के चुनाव की दृष्टि से प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि समाज के सभी वर्गों का ठीक प्रतिनिधित्व हो। बीजेपी की लिस्ट में सरगना से संगीत सोम, मेरठ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे नाम शामिल हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड की 70 सीटों में से 64 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम भी शामिल हैं जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य को पार्टी ने टिकट दिया है। उत्तराखंड की 70 सीट्स हैं, जिसमें से हम आज 64 सीट्स को रिलीज कर रहे हैं। जहां तक नेता का चयन का सवाल है, वह चुनाव के पश्चात हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड चुने हुए विधायकों के साथ सलाह करके तय करेगी। यूपी में पहले चरण का मतदान 11 फरवरी और दूसरे चरण की वोटिंग 15 फरवरी को होनी है। दोनों ही चरण में मतदान पश्चिम यूपी के साथ रुहेलखंड के कुछ जिलों की सीटों पर है, जबकि उत्तराखंड में एक ही चरण में 15 फरवरी को चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए 149 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी में बाकी बचे हुए नामों पर भी माथापच्ची जारी है। आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद बीजेपी यूपी के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इसके साथ ही उत्तराखंड के लिए बाकी बचे 6 नामों की घोषणा भी हो सकती है। बीजेपी उत्तराखंड में 64 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आज हो सकता है दूसरी सूची का ऐलान? बिल्कुल हो सकता है। दूसरी सूची का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। वक्त बेहद कम है। जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी वक्त देना पड़ेगा आपको कि वो कैसे ऐसे कैंपेन करें, किस तरीके से चुनावी संग्राम में कूदे, ये वक्त देना ही पड़ेगा। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई है उत्तर प्रदेश पर कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होती है। उसका जो दूसरी सूची अगर आज जारी करते तो उसमें नाम कौन कौन से होगा, क्योंकि गौर करिए जो पहली सूची इसमें राजा हरिदमन सिंह का नाम नहीं है। हालांकि उनकी जो पत्नी है पक्षलिका सिंह, उनका नाम जरूर है, लेकिन हरिदमन सिंह का नाम नहीं। यानी कि जितने लोगों ने भी दल बदला है, अपनी रॉयल्टी बदली है, सबको इनाम नहीं मिल रहा है। ये माना जा रहा था कि जो हरिदमन सिंह, राजा हरिदमन सिंह है, उनकी सीट पक्की है, उनका टिकट पक्का है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। शायद उनको आगे कहीं एडजस्ट किया जाए। अब ऐसी बातें की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से ये देखने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी कि जो लोग दूसरे दलों से अभी हाल में आए हैं, अगर उनको टिकट ना दें तो उसका रिपरकेशन क्या होता है, उसकी फीडबैक लेने की कोशिश कर रही है। उस रिपरकेशन को महसूस करने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनावी जंग बढ़ी है। अभी 149 सीटों का ऐलान हुआ है। 403 टोटल सीट्स है। अभी काफी बड़े तादाद है टिकटों का जिनका ऐलान होना है। तो यूं कह सकते हैं कि 149 में जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसने इस बात को भी समझने की कोशिश करी है कि अगर जो दूसरे दल से आए हैं, अगर उनको टिकट ना दें तो उसका रिपरकेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी जो सीटें हैं, जो ऐलान होनी, जितनी बची सीटों का ऐलान होना है, उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, इस बात का सबको नजर है। तो आप इस बात का उम्मीद बिल्कुल कर सकती हैं कि आज 2 बड़े ऐलान उत्तर प्रदेश चुनाव के हो सकते हैं। एक तो गठबंधन सपा कांग्रेस आरएलडी का उम्मीद कर सकती हैं, दूसरी एक और सूची की भारतीय जनता पार्टी का। दोनों कब आते हैं ये देखने वाली बात होगी। तमन्ना।
जी। और खुरम, दूसरी बात, बीजेपी एक सबसे बड़ी कह सकते हैं चैलेंजिंग पार्टी है अगर यूपी चुनाव की बात करें, और 48 से लगभग 48 विधायक हैं जो बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं। ऐसे में उनको टिकट मिलना कितना जरूरी है? और दूसरी बात, जो बीजेपी की कैंपेनिंग है उस हिसाब से वो सपा की खामियां गिनाने से इसकी शुरुआत करेंगे, जो कैंपेनिंग ये लोग करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जब भी कोई सत्ता में पार्टी होती है और चुनाव जब आता है तो जो मेन अपोजिशन होती है, जो मेन ओपोनेंट पावर होता है, वो हमेशा सत्ता पक्ष की बुराई गिनाती है, उसकी कमियां गिनाती हैं कि उन्होंने ये वादा किया था ये नहीं कर पाए, उनके राज्य में विकास नहीं हुआ, उनके राज्य में करप्शन बढ़ा, उनके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं था, उनके वो सही से उत्तर प्रदेश उस प्रदेश को उस जगह नहीं ले जा पाए जहां उम्मीद की जा सकती थी, वो नहीं कर पाए। तमाम कमियां हैं, वो स्वाभाविक बात है। देखिए आप चुनाव में उतरे हैं तो जाहिर सी बात है आप दूसरों कमियां बताएंगे तभी आप वोटर को आकर्षित कर सकेंगे। अब ये सत्ता पक्ष को देखना होता है कि वो किस तरह से काउंटर कर सके। तो ये स्वाभाविक सी बात है तमन्ना कि जब भारतीय जनता पार्टी उतरेगी, और एक अरसे से कह रही है, केंद्र में उनकी सरकार है, एक अरसे से उनकी सरकार है, इस 2014 में उनकी सरकार बनी थी, 2017 आ गया, यानी कि काफी वक्त है, तकरीबन 2.5 साल का है। वो ये भी जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि केंद्र ने इतना कुछ दिया उत्तर प्रदेश को, लेकिन उत्तर प्रदेश को उपयोग नहीं कर पाया। केंद्र ने हर मद में पैसा दिया, जब उन्होंने मांगा दे नहीं, उन्होंने इस्तेमाल करने में नाकाम रहे। तो ये सब तमाम बातें सामने आएंगी, कैंपेन का वो हिस्सा है तमन्ना। आप तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मीडिया से बात की, और यूपी में आज से पहले चरण में 15 जिलों के 73 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है, जो कि 24 जनवरी तक चलेगी। प्रत्येक कार्य दिवस की सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 27 जनवरी है। इसके अलावा चुनाव आयोग के निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि राजनीतिक दलों के लोग 50,000 से ज्यादा की रकम लेकर नहीं चल सकते। वहीं स्टार प्रचारकों के लिए इसकी सीमा 1 लाख रुपए तक रखी गई है। राजनीतिक दलों के लिए 50,000 की सीमा है कैश लेके चलने के लिए। स्टार प्रचारक के लिए वो सीमा 1 लाख तक है। आम कार्यकर्ता के लिए 50,000 रुपए की सीमा नकद लेकर चलने के लिए। और उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों ने चुनावी नैया पार करने के लिए अपनी अपनी बिसात बिछाना भी शुरू कर दी है। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए पुलिस की भी मुकम्मल तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच लाइसेंसी हथियारों को तय समय पर जमा कराना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। फिर भी पुलिस अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। आपराधिक इतिहास वालों का वैसे ही आर्म लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई का अभियान चलाया ही जा रहा है। जो जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर उनकी छवि पर कोई ऐसी बात आती है या जिन पर कोई एक बात हमारे पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट होता है, उस बेसिस पर अलग जमा कराने की कार्रवाई की जाती है। तो ये पूरी तरह से एक अभियान इसमें युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। उत्तराखंड के 70 में से 64 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा के बेटे को टिकट दिया गया है। सोमवार को ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए यशपाल आर्य और उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है। बाजपुर से यशपाल आर्य को टिकट मिला है, जबकि नैनीताल से संजीव आर्य को टिकट दिया गया है। ये दोनों बाप बेटे हैं। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आजकल नए आक्रामक अवतार में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना निशाना बनाया। राहुल ने कहा कि वो काफी समय से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी किसे बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करते हुए कहा कि आखिर वो क्या है जिसे बीजेपी संघ खत्म करना चाहते हैं। आजादी के बाद 52 साल तक नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया। वो भगवा झंडे को सलामी देते थे, तिरंगे को नहीं। कल तक अपने भाषणों और बयानों से विवादों में फंसने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सधे हुए हमले कर रहे हैं। चरखे वाली तस्वीर को लेकर पीएम मोदी पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का वार लगातार जारी है। ऋषिकेश में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोदी को महात्मा गांधी से बड़ा ब्रांड बताया जा रहा है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब रामलीला में भी भगवान राम को मोदी का मुखौटा पहनना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने यहाँ सीने में 3 गोली खाई, इस झंडे को यहाँ फहराने के लिए
उसको नरेंद्र मोदी जी ने परे कर दिया। कहते हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी की फोटो आ गई। आप देखना ऑर्डर आएगा रामलीला में। अब जब राम आएगा, राम भगवान आएंगे, मोदी जी का मास्क पहन के आएंगे और पूरे देश में ऐसे रामलीला चलेगी। पूरे संबोधन में राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। राहुल ने उन्हें उद्योगपतियों का दोस्त बताया। उन्होंने नाटकीय तरीके से मंच पर अपना फटा कुर्ता लोगों को दिखाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गरीब की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके कपड़े कभी नहीं फटते। और फिर देखिए मोदी जी के चित्र देखिए, फोटो देखिए, और आपको उन फोटो में हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग दिखाई दे जाएंगे। ये भी मैं देख रहा था, यहाँ पे मेरा कुर्ता फटा हुआ है। ये देखो, मैं आपको एक और तो मैं देखता हूं कि भैया मेरा यहाँ पॉकेट फटा है, ये मेरा कुर्ता फटा है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का पॉकेट कभी नहीं फटेगा। नरेंद्र मोदी जी का कुर्ता कभी खराब नहीं दिखेगा। मगर नरेंद्र मोदी जी गरीबी की राजनीति करते हैं, फटे कपड़ों वालों की राजनीति करते हैं। नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरबीआई को कांग्रेस ने मजबूत बनाया, लेकिन आरबीआई को एक दिन पहले आई प्रधानमंत्री की चिट्ठी ने हिंदुस्तान की आर्थिक आत्मा की 1 मिनट में हत्या कर दी। आरबीआई के गवर्नर को एक दिन पहले चिट्ठी आती है, नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय ले लिया है हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के जेब में जो पैसा है, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट, अब वो रद्दी है, कागज हो गया है, पैसा नहीं है। 1 मिनट में 60-70 साल पुराना इंस्टीट्यूशन, हिंदुस्तान की जो आत्मा है, आर्थिक आत्मा है, उसकी 1 मिनट में हत्या कर दी। लेकिन ऋषिकेश की रैली में राहुल ने एक बार फिर से हाथ के निशाने को अलग अलग धर्मों से जोड़कर वो बयान दोहराया जिसके लिए बीजेपी ने उनके चुनाव आयोग में शिकायत की थी। रवि के वैश्य, एपीएन, ऋषिकेश। और खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर डायरी पर गांधी के बदले प्रधानमंत्री मोदी के चरखे वाले फोटो पर मचे बवाल के बीच पीएमओ ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। खबरों के मुताबिक खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर डायरी पर पीएम मोदी का फोटो बिना पीएमओ की इजाजत के उपयोग किया गया। इस पूरे मुद्दे पर पीएम मोदी नाराज बताए जा रहे हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाए जाने की घोषणा की है। अब 4500 के बदले 10,000 रुपए निकाले जा सकेंगे। अभी तक ये सीमा 4,500 रुपए की थी। चालू खाते से हफ्ते में निकासी की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही बजट से पहले कुछ और महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अब बैंक एटीएम से पैसे निकालने की जो सीमा है वो बढ़ा दी है। अब बचत खाते से आप रोजाना 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। अभी तक ये सीमा 4,500 रुपए थी और चालू खाते से हफ्ते में निकासी की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही बजट से पहले कुछ और महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है। और सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत की नसीहत और चेतावनी के बावजूद जवानों का दर्द रह रहकर फूट रहा है। सोशल मीडिया में अब एक सिख जवान का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पंजाबी में गाना गा रहा है और अपना दर्द बयां कर रहा है। उसका कहना है कि उसे 10 महीने से छुट्टी नहीं मिली और उसे अचार और रोटी खाकर गुजारा करना पड़ रहा है।
सेना प्रमुख की चेतावनी के बावजूद एक और जवान का वीडियो वायरल हुआ है। नया वीडियो एक सिख जवान का है, जिसमें वो बॉर्डर पर होने वाली दिक्कतों और छुट्टी न मिलने की शिकायत करता नजर आ रहा है। वीडियो में उसे पंजाबी गाते सुना जा सकता है। वो थोड़ा हुंदा वा डिनर विच ताज दे, साडी रोटी उत्ते चार वाली फाड़ी हुंदी आ। वो जदों दिल्ली ते मुंबई सुट्टी सवारी हुंदी आ, साडी मोरचियां वल नूं तैयारी हुंदी आ। वो हिक्का ताण के खड़ियां विच मोरचे, केड़ा लंघ जूगा एलसी नूं तोड़ के। जवान कह रहा है कि 10 महीने में एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली है। आंखों का पानी सूख चुका है और ये वीडियो फेसबुक पर पोस्ट भी किया गया। हालांकि ये वीडियो कहां तैयार किया गया या फिर इसकी लोकेशन कहां है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। जदों दिल्ली ते मुंबई सुट्टी सवारी हुंदी आ, साडी मोरचियां वल नूं तैयारी हुंदी आ। ना छुट्टी मिलदी महीने 10 हो गए, हंझू सारे ओदे अखां विचों चो गए। ना छुट्टी मिलदी महीने 10 हो गए, हंझू सारे ओदे अखां विचों चो गए। ओ जेड़ी हुंदी आ विआही साडे नाल बई, ना विआही ते ना चंदरी कवारी हुंदी आ। सेना और पैरामिलिट्री के जवानों के तमाम वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। इन वीडियो में खाने से लेकर के अफसरों की बदसलूकी तक का जिक्र किया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान अपना योगदान ना देते हों। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय आर्मी और सीआरपी और बाकी अर्धसैनिक बलों के बीच में फैसिलिटियों में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। हो सकता है मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से निवेदन करता हूं कि मैं एक एप्लीकेशन ही तो लिखा था, ऐसा क्या गलत कर दिया जो हमारे कोर्ट मार्शल और हमारे चार्जशीट के लिए ये कमेटी बैठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सेना प्रमुख ने समस्याओं के निदान का वादा किया था। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि जवान सोशल मीडिया का सहारा लेने की जगह तय प्रक्रिया का पालन कर अपनी समस्याएं रखें। लेकिन इस नए वीडियो के सामने आने से एक बार फिर देश के जवानों की दिक्कतें लोगों के सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और एक और सेना और अर्धसैनिक जवान अपनी शिकायत का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सेना के जवान दिल्ली में कड़ाके की ठंड में रोज सुबह गणतंत्र दिवस परेड के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। इस बार गणतंत्र दिवस की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले एनएसजी कमांडो राजपथ पर मार्च करते नजर आएंगे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और उनके सामने देश की सबसे एलीट फोर्स में शुमार एनएसजी का दस्ता मार्च करेगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर देश पहली बार राजपथ पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी के दस्ते को मार्च करता देखेगा। गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार एनएसजी के कमांडो नजर आएंगे। अब तक एनएसजी के कमांडो परेड की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में ही लगे रहते थे, लेकिन अब वो दूसरे जवानों के साथ कदम ताल करते नजर आएंगे। परेड में अपने पारंपरिक काले कम्बेट ड्रेस में करीब 100 ब्लैक कैट कमांडो हिस्सा लेंगे। इनमें से 72 कमांडो मार्च पास्ट में हिस्सा लेंगे और बाकी के कमांडो ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली खास गाड़ियों में तैनात होंगे। खास बात यह भी है कि एनएसजी के मार्चिंग दस्ते में डार्क स्वैग यर्ड और बम निरोधक दस्ते भी होंगे। कमांडोज के हाथों में उनका खास हथियार MP राइफल भी होगी। इस बार अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। संयुक्त अरब अमीरात UAE के 7 सदस्यों में अबू धाबी सबसे ताकतवर है। UAE कभी पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्तों में था। अब भारत और UAE के बीच रणनीतिक भागीदारी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। प्रधानमंत्री के विदेशी या देश में होने वाले दौरों पर होने वाले खर्चों की जानकारी के सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग के मुताबिक दौरे में सुरक्षा संबंधी तमाम प्रावधान होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों पर होने वाले खर्चों की जानकारी RTI के जरिए भी नहीं ली जा सकती।
इस बारे में दाखिल एक आवेदन पर तमाम कागजों की जांच के बाद आयोग ने कहा कि जो जानकारी मांगी गई है वो सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून की धारा 8(1) का हिस्सा नहीं है। आयोग ने ये भी कहा कि ये भी संभव नहीं है कि फाइल में से कुछ जानकारी ना दी जाए और बाकी जानकारी दी जाए, क्योंकि ऐसी जानकारी फाइल में हर जगह मौजूद है। कॉमोडोर एल.के. बत्रा ने आरटीआई के तहत ये जानकारियां मांगी थी। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट और वापसी के बाद बिल जारी करने और भुगतान के लिए निर्देश, प्रक्रिया और नियम क्या है। 1 सितंबर 2013 के बाद से प्रधानमंत्री के चार्टर दौरों के भुगतान की फाइल या रिकॉर्ड क्या है। 15-16 जून 2014 को प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा से जुड़े फ्लाइट रिटर्न और 2,45,27,465 रुपए के बिल और उसके भुगतान की सत्यापित प्रतिलिपि दी जाए, लेकिन CIC ने सुरक्षा का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना कर दिया। हालांकि आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्देश दिया है कि वो प्रधानमंत्री के भूटान दौरे से संबंधित बिल और उसके भुगतान की मंजूरी की तारीख 30 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को मुहैया करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 7 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सदन को संबोधित करेंगे। सोमवार को संपन्न राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल 11:30 बजे विधानसभा पहुंचेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और इसके बाद राज्यपाल का विधानसभा में अभिभाषण होगा। सत्र के हंगामेदार होने के आसार पूरे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ज्ञान रंजन सीधे रांची से। ज्ञान रंजन, आपसे जानना चाहेंगे अहम खबरें। जी, झारखंड की खबरों की बात करें तो विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 7 फरवरी तक चलने वाले इस बजट सत्र में पहले दिन आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी और 11:30 बजे राज्यपाल का कार्यक्रम है, वो विधानसभा पहुंचेंगी और उसके बाद वो सदन में अपना अभिभाषण रखेंगी, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। विधानसभा परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्यपाल के कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल के आगमन के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल सदन को संबोधित करेंगी। इस बीच राज्य मंत्रिपरिषद ने सोमवार की बैठक में ही राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल सदन के भीतर राज्य सरकार के इस वर्ष के जो विकास कार्य किए गए हैं उसका खाका सदन के भीतर सदस्यों के बीच रखेंगी। इसके अलावा आगामी कार्यक्रम क्या है राज्य सरकार के, अगले वर्ष के लिए राज्य सरकार क्या विकास योजनाएं ले जाना चाहती है, किन किन नई योजनाओं पर काम करना चाहती है, इन सभी विषयों को राज्यपाल सदन के भीतर सदस्यों के बीच रखेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अब विपक्ष का रुख इस बीच क्या रहता है, ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से लगातार हमलावर दिख रहा है, पिछले 2 सत्रों में देखा गया, मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, दोनों सत्रों में देखा गया कि विपक्ष ने एक दिन भी सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दिया था। और अब जो स्थिति बन रही है, जिस तरह से कल सर्वदलीय बैठक में भी देखा गया, विपक्ष के नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए, मुख्यमंत्री भी देर से पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री भी देर से पहुंचे, लेकिन बैठक समाप्त हो गई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे। तो एक तो ये भी दिख रहा है कि कितने गंभीर है राज्य के मुख्यमंत्री या विपक्ष के नेता सदन के प्रति, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर ये देखने वाली बात हो रही है, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के द्वारा बयान आ रहा है कि अगर CNT-SPT एक्ट में संशोधन को सरकार वापस नहीं लेती है और स्थानीय नीति जो बनाई है उसको सरकार वापस नहीं लेती है, तो वे लोग अपने रुख पर कायम रहेंगे। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष का हंगामा जारी रहेगा और संभव ये भी है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष का हंगामा हो। लेकिन इस बीच कांग्रेस के रुख की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो 18 तारीख से वे लोग अपने जो कार्यक्रम होंगे सदन के भीतर उनको किस रूप में आना है वो तय करेंगे। 17 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण है, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही वे लोग कार्यक्रम का अपने जो निर्णय लिया जाएगा विधायक दल की बैठक में, उस निर्णय के अनुसार सदन के भीतर अपने रुख को रखेंगे। लेकिन इतना भी साफ कर दिया कि वे लोग भी स्थानीय नीति, लॉ एंड ऑर्डर का मामला और CNT-SPT एक्ट पर सरकार को घेरेंगे, क्योंकि इस मामले पर सरकार ने जो अरियल रुख अख्तियार किया है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अहम खबरों से हमें रूबरू कराने के लिए। रुक करते हैं महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र की राजनीति में यूं तो बीजेपी और शिवसेना सत्ता में भागीदार है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका चुनावों को लेकर दोनों दलों के बीच की तल्खी तमाम कवायदों के बावजूद कम नहीं हो रही है। दोनों दलों में ऐसे नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं जो ये साफ करते हैं कि दोनों ही दल गठबंधन के पक्ष में नहीं है। दोनों दलों के बीच बीते दिन सोमवार को भी बैठक हुई, लेकिन सीटों की संख्या पर कोई ठोस बातचीत नहीं हो सकी।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता ज्योति सीधे मुंबई से। ज्योति, तमाम अपडेट इस खबर पर। जी, मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी और सेना पिछले 17 सालों से साथ में है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इतना पुराना गठबंधन विधानसभा में जा टूटा, जिसके बाद इनके रिश्ते सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं पर महाराष्ट्र में सेना बीजेपी को समर्थन दे रही है। बीजेपी अपनी बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन सेना जानती है कि अगर इन्हें ज़्यादा सीटें दी गई तो इनके कॉरपोरेटर अगर जीत कर आते हैं तो बीजेपी अपने मेयर के लिए भी मांग करेगी, जिसके चलते दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता गठबंधन के पक्ष में नहीं है। जिसके बाद कल शाम दोनों पार्टियों के तीन नेताओं ने मीटिंग की, जिसके बाद ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं कि गठबंधन हो जाएगा, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। आज एक बार फिर मीटिंग की जाएगी और उस मसौदे को सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के सामने रखा जाएगा और अंतिम निर्णय। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति तमाम जानकारी के लिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले ही चीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की कड़वाहट सामने आ गई है। चीन के खिलाफ अपने सख्त रुख के कारण ट्रंप चीन के आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। चीन की वन चाइना पॉलिसी को कटघरे में खड़ा करने वाले ट्रंप को चीन ने खुली चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि अपनी संप्रभुता के लिए वो जंग से पीछे नहीं हटेगा। चीन ने साफ कर दिया है कि साउथ चाइना सी पर अमेरिका की दखलंदाजी को वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना होगा। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका और ताइवान के बीच उभरते संबंधों पर भी ट्रंप को आगाह। ट्रंप अभी भले ही आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने हैं, बावजूद इसके चीन के साथ उनका टकराव शुरू हो चुका है। चीन के अखबारों ने अपने संपादकीय में ट्रंप को सीधे सीधे न केवल चुनौती दी है, बल्कि सख्त चेतावनी दी है। चीन ने साफ कर दिया है कि साउथ चाइना सी पर अमेरिका की दखलंदाजी को वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना होगा। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका और ताइवान के बीच उभरते संबंधों पर भी ट्रंप को आगाह किया है। चीन की ये चुनौती ऐसे वक्त में आई है जब ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ताइवान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी। दोनों के बीच फोन पर संबंधों को मधुर बनाने को लेकर बात हुई थी। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर अमेरिका की आने वाली सरकार वन चाइना पॉलिसी को तुरूप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करती है तो पेइचिंग के पास सभ्य और शांत उपायों को छोड़कर किसी भी तरह से इस विवाद को खत्म करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि पहले भी ट्रंप ने हमें नाराज किया है, लेकिन अब हमें उनके ऊपर हंसी आती है। उनके राजनीतिक जीवन में काफी चढ़ाव आया है और वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपने आप को काफी काबिल बताते हुए खुद पर पूरा आत्मविश्वास जताते हैं, लेकिन बोलते हुए किसी नौसिखिए की तरह हैं। दरअसल चीन अपनी वन चाइना नीति के तहत ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा बताता रहा है। अमेरिका और चीन के बीच करीब 40 साल पहले कूटनीतिक रिश्ते दोबारा बहाल हुए थे। दोनों के आपसी रिश्ते में वन चाइना काफी अहम है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान चीन पर काफी गर्म और कड़ा रवैया दिखाया था। वन चाइना नीति को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। यही कारण है कि हालिया दिनों में अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी तल्ख हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अमेरिका के सिएटल से डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक प्रमिला जयपाल ने घोषणा की है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेंगी। उनका कहना है कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति की भाषा और कामकाज अमेरिकी लोकतंत्र और उसके इतिहास की छवि खराब करते हैं। करीब 2 दर्जन सांसदों ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।